हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल और राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल और राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम में है। और अन्य सही सुमेलित हैं, जैसे लिपुलेख जो उत्तराखंड में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट जो है केरल में है। आपका नाथुला जो है ये अरुणाचल में नहीं है, सिक्किम में है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, अन्य दर्रे भी हम देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला दर्रा है, और हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला और लाचला रोहतांग दर्रा है। उत्तराखंड में थांगला लिपुलेख दर्रा है। सिक्किम में जेलेपला दर्रा है, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। केरल में पालघाट है। ठीक है, केरल में पालघाट दर्रा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त में से शिवालिक नवीन पर्वत श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी को हम उप हिमालय या बा हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अधिक चौड़ी है, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर के बीच है। इसका निर्माण बृहत हिमालय लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। आज जहाँ शिवालिक है वहाँ अतीत में इंडो ब्रह्म नाम की एक नदी प्रवाहित होती थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपरदन के कारण यह श्रेणी कई स्थानों पर कट फट गई है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच एक सीमांत दरार है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। इसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला खदान है। तो देखिएगा, दामोदर घाटी जो है आपका बराकर कोयला खदान है। सोन घाटी में आपका उमरिया कोयला खदान है। गोदावरी घाटी में आपका सिंगरेनी जो है कोयला खदान है। महानदी घाटी में तालचेर कोयला खदान है। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या, कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी में बराकर है, सोन घाटी में उमरिया, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी और महानदी घाटी में तालचेर है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र वन है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। पौधे, जंतु, अन्य जीव तथा भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैव अजैव 2 घटक हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। अगला हमारा प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है हरित गृह प्रभाव घटित होती है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल में बढ़ती हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये गैसें पृथ्वी से वापस लौटने वाली अवरक्त किरणों को रोककर वातावरण को गर्म करती हैं। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ध्रुवों की बर्फ पिघलकर समुद्र तल में ऊंचा कर देगी, जिससे समुद्र किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोणधारी वनों में। अधिपादप जो हैं वह कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अधिपादप मुख्यतः कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला हमारा प्रश्न है, एक फसली कृषि की विशेषता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये व्यापारिक अन्य कृषि की। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एक फसली कृषि की विशेषता व्यापारिक अन्य कृषि की है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों के द्वारा की जाती है। इस कृषि में खाद्य अखाद्य दोनों ही प्रकार की फसल उपजाई जा सकती है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य व्यापार हेतु फसलों का उपजाया जाना है। विश्व में खाद्य फसलों की व्यापारिक कृषि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही की जाती है और इस प्रकार की कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। गेहूं की वाणिज्यिक कृषि विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड, पम्पास में बड़े पैमानों पर की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में प्रति व्यक्ति उपज काफ़ी अधिक होती है। यह कृषि जो होती है विस्तृत, गहन और मिश्रित तीनों प्रकार की होती है। अगला हमारा प्रश्न है, फान एक स्थानीय पवन है, तो कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है फान जो है एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय तापमान एवं वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। किसके कारण? स्थानीय तापमान एवं वायुदाब में अंतर के कारण जो है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फान, चिनूक, लू, हरमंटन, बर्ग, सिमुक, काराबुरान, सिरक्को इत्यादि स्थायी पवन है। फान एक जोरदार झोंके वाली शुष्क और गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है। वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है। उतरते समय दबाव के कारण यह हवा गर्म हो जाती है और यह वायु फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में प्रभावित होती है। इसका तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है, पशुओं के चरने की सुविधा मिल जाती है, अंगूर शीघ्र पकने लगते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से हैं। इस वन के संबंध में प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। विश्व में अधिकांश कोणधारी वन मुख्यतः 50 अंश उत्तर से 70 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इन वनों की एक विस्तृत पेटी जो है कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रूस के साइबेरिया में पाई जाती है। इन वनों को बोरियल भी कहा जाता है। साइबेरिया में इन वनों को टैगा कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर ये वन 1500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार सीमित क्षेत्रों में दक्षिणी चिली, दक्षिणी ब्राजील, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कोणधारी वृक्ष सीधे होते हैं, लंबे होते हैं, पतली नुकीली पत्तियों वाले होते हैं और ये वृक्ष मुख्यतः सदा हरित होते हैं, परंतु कुछ वृक्ष जैसे लार्ज पर्णपाती भी होते हैं। एक ही प्रजाति के वृक्षों का विस्तार अधिक क्षेत्रों में होने के कारण इनका दोहन आसान हो जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मुख्यतः चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि हैं। विश्व के कुल लकड़ी उत्पादन का 50% और लठ उत्पादन का 67% भाग कोणधारी वनों से प्राप्त होता है। विश्व के कुल कोणधारी वनों का 45.3 भाग रूस में पाया जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप कुल कोणधारी वनों में क्रमशः 36.8%, 9.3%, 6.2% पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका के संविधान से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान से मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। इसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार जो है स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 में के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 43। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का उल्लेख है। अगला हमारा प्रश्न है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नहीं है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो यह नहीं है।
इस क्या है ये देख लीजिए। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, ये भी सही है। एक ऐसी सरकार हो जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी सही है। तो इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा वाली सरकार में जनता सर्वोच्च होती है। यह एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी है। जो अध्यक्ष लोकसभा ये भी सम्मिलित है, उपाध्यक्ष लोकसभा ये भी सम्मिलित है, महासचिव लोकसभा ये भी सम्मिलित है, अध्यक्ष राज्यसभा ये भी सम्मिलित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। संसद में निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। लोकसभा का महासचिव भी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत नहीं सम्मिलित है। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग अनुच्छेद 243 क से अड़ तक अनुसूची सेकंड का प्रावधान किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट में से क्या सही है, मतलब इन तीनों में से हमको बताना है क्या सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, ये भी सही है। कि इसके राष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्यदायित्व नहीं, ये भी सही। ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यों का निर्वहन करता है, ये सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है, ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 3, 4 सही है, केवल 2 गलत है, ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संविधान के उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है। और अन्य सब है मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 क में वर्णित है, जबकि प्रश्न में दिए गए A, B, C विकल्प जो है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इस न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैज्ञानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था, के गठन का विचार दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। वर्ष 1935 में इस अधिनियम में मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देशी रियासतों को मिलकर बनना जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित होते थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा मधुआ मजदूर को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो गया 1976 में। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा मधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम जो था 1976 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।